हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन। आप सभी का पुनः इस नई वीडियो में स्वागत है। इस वीडियो में आज हम बात करेंगे हिंदू लॉ के विषय में, और हिंदू लॉ का जो हमारा सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज दिए गए हैं। फर्स्ट सोर्स है हमारा वेदास, सेकंड है स्मृतिज, थर्ड में आपका कमेंटेटरीज या फिर डाइजेस्ट, इसी के साथ में कस्टम्स है, लेजिस्लेशन और प्रेसिडेंट है। प्रेसिडेंट कहने का मतलब है कि जुडिशियल डिसीजंस। एक एक करके सारा हम लोग यहाँ पे सोर्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। फर्स्ट है हमारा वेदा, और वेदा का मतलब होता है कि व्हाट वाज हियर्ड फ्रॉम गॉड, गॉड से हम लोग क्या सुने हैं उसके बारे में। श्रुति इसको बोलते हैं, इसको सिनोनिम्स की तरह से हम लोग यूज करते हैं वेदास की जगह पर। हिंदू लॉ होता क्या है? तो हिंदू लॉ एक प्रकार से हमारा जो डिवाइन है, डिवाइन का मतलब है देवीय रहस्य जो है आपका, रिविलेंस जो है, देवीय रहस्य जो है उसे ही हम लोग बोलते हैं। और जो अल्टीमेट हमारा चीज़ है कि यूटरेंस ऑफ द क्रिएटर, जो हम एक प्रकार से बोल सकते हैं कि जो क्रिएटर हैं या फिर जो निर्माता हैं, जो डिवाइन शक्ति है, उसका जो रहस्यमय चीज़ें हैं उससे हमारा ये डिस्क्राइब होता है। और ये भी माना जाता है कि हिंदू लॉ जो है हमारे एक प्रकार से कंसिडर किया जाता है फंडामेंटल और पैरामाउंट सोर्स ऑफ लॉ। हिंदू लॉ के लिए जो भी चीज़ें हैं यहाँ पर, ये इसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं कि एक प्रकार से ये पैरामाउंट या फिर हमारा फंडामेंटल सोर्स है हिंदू लॉ के लिए। वेदास है तो हमारा वेदास को चार तरीके से होते हैं, जो ऋग्वेद है, यजुर्वेद है, सामवेद है और अथर्ववेद है। कहा जाता है कि वेदा जो हमारा एक प्रकार से थ्योरी है और ये एक प्रकार से पैरामाउंट सोर्स है हमारा हिंदू लॉ का, जैसा कि पहले भी हमने आपको बताया यहाँ पे। आगे कहा जाता है कि बट ये क्या होता है कि दे डो नॉट कंटेन पॉजिटिव परसेप्ट। ये जो कहने का सेंस है कि ये खुद में ही अपने आप में कंटेन नहीं करता है, नहीं रखता है पॉजिटिव विधि को। ऑन द मैटर ऑफ धर्म, धर्म को लेकर के ये खुद में ही अपने आप में पॉजिटिव कॉन्सेप्ट या विधि को नहीं रखता है जो कि कनेक्ट करता है फॉर्म को। दे ओनली कंटेन कंटेन इंसिडेंट रेफरेंस। ये कहता है कि वेदास में जो भी चीज़ें हैं वो एक प्रकार से पॉजिटिव और विधि के तौर पर नहीं है, बट ये एक प्रकार से इंसिडेंटल रेफरेंस के तौर पर हम लोग देखते हैं। वेरियस टॉपिक है इसमें, द फॉल अंडर द डोमेन ऑफ द धर्मशास्त्र। ये सारी तमाम चीज़ें जो है फॉल करता है हमारा धर्मशास्त्र में। और ये कंसीव्ड होता है इन द लेटर टाइम, समय के साथ में इसे हम लोगों ने एडॉप्ट किया, कंसीव किया। और यहाँ पे कहने का सेंस है कि हम लोग जब भी हिंदू लॉ की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से हम लोग बात करते हैं मैरिज का, एडॉप्शन का, इनहेरिटेंस का और पार्टीशन का। इन तमाम चीज़ों को हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोग नेक्स्ट सोर्स में देखें, स्मृति के रूप में अगर हम बात करें तो स्मृति को हम लोग एक मनु स्मृति के रूप में जानते हैं, और दूसरा हमारा अजना वाल्क्य स्मृति के बारे में। तो यहाँ पे समझते हैं कि स्मृति का मतलब क्या होता है। स्मृति के पहले हम लोगों ने भी देखा था, स्मृति के मतलब होता है कि व्हाट वाज रिमेम्बर्ड, क्या उसे याद रखा जाता है। जैसे बोलते हैं ना स्मृति मतलब याद रखना, कोई भी चीज़ों को ध्यान रखना, लंबे समय तक याद रखना। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि एज डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंस्टेंस, एक प्रकार से बहुत डिस्टिंक्ट फ्रॉम इंस्टेंस, जो हमारा एक समय के साथ में एक अलग चीज़ों को देखने को मिलता है। ऑफ कंडक्ट आर रूल्स फॉर द फर्स्ट टाइम इम्बॉडीड इन द स्मृति। कहने का सेंस यहाँ पे कि अगर आप देखेंगे कि जो हमारा स्मृति में है, तो स्मृति में हमारा अलग अलग इंस्टेंट में चीज़ों को, जैसे रूल ऑफ, जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि रूल ऑफ लॉ, तो यहाँ पे जो भी रूल जो है इंस्टेंट किया गया, जो डाला गया, तो वो फर्स्ट टाइम ही हम लोग यहाँ पे स्मृति में देखते हैं। और इट बिलीव, और ये बिलीव भी करता है स्मृति कि स्मृति कंटेंट द परसेप्ट, कोई नियम उपदेश को रखता है। कौन? तो स्मृति। और किसके उपदेश को? तो गॉड के उपदेश को रखता है। बट कहा यह जाता है कि बट नॉट इन द लैंग्वेज दे हैड बीन डिलीवर्ड। कहने का मतलब है कि इसमें जो भी चीज़ें हम लोगों का बात कहा जा रहा है वो एक लैंग्वेज में नहीं है, बट ये एक प्रकार से डिलीवर्ड कहा जा रहा है। मतलब एक प्रकार से प्रचार प्रसार के रूप में, उपदेश के रूप में हम लोग इसको बिलीव करते हैं। कहा जाता है कि जो लैंग्वेज है स्मृति का, ये आपका ह्यूमन ओरिजिन है, ना कि आपका रूल ऑफ डिवाइन है। ये आपका जो भी लैंग्वेज में लिखा जाता है, जो भी भाषा में लिखा गया है, या फिर कहने का सेंस है कि जो भी चीज़ें हमारा लैंग्वेज है स्मृति का, ये ह्यूमन ओरिजिन है, लोगों के द्वारा क्रिएट किया गया है। बट ये हमारा जो रूल है डिवाइन का, उस पर आधारित है। नेक्स्ट है कि स्मृति आर द प्रिंसिपल सोर्स। स्मृति जो है हमारा एक प्रिंसिपल सोर्स है, किसके लिए? तो लॉयर्स के लिए। लॉयर्स लॉ, बट दे ऑल्सो कंटेन मैटर्स अदर देन पॉजिटिव लॉ। पॉजिटिव लॉ के अलावा भी
बहुत सारे मैटर्स को कंटेंट करता है हमारा स्मृति। और एक प्रकार से स्मृति क्या है, हमारा प्रिंसिपल सोर्स है किनके लिए, तो लॉर्ड्स लॉ के लिए। यहाँ पे कहा जा रहा है कि स्मृति जो है एक प्रकार से हमारा मनुस्मृति और अजना वाल्क्य जो है हमारा दो प्रकार का, तो ये डील करता है किस बारे में बात करता है, तो यहाँ पे समझिएगा कि रिलीजियस राइट्स मतलब रिलीजियस का क्या संस्कार है, अनुष्ठान बोल सकते हैं, धार्मिक उत्सव को लेकर के जो हमारा रिलीजियस के बारे में बात करता है। इसमें पॉजिटिव लॉ आते हैं या फिर आपका पिनेंस मतलब तपस्या वगैरह या फिर ऑस्टेरिटी वगैरह के बात में कहा जाता है इसमें, किसमें, तो ये स्मृति में। और स्मृति यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दोनों को मनुस्मृति और अजना वाक्य स्मृति। तो यहाँ पे ट्रू नॉलेज की भी बात कहा जाता है और लिबरेशन की बात यहाँ पे देखने को मिलता है स्मृति में। आगे की बात करेंगे, कुछ ऐसे स्मृतिज हैं जो डील करता है पॉजिटिव लॉ को अलोन अकेले, सच एज जैसे मान लीजिए स्मृति का नारदा और यहाँ पे बृहस्पति एंड काटियायन, ये जो आपके हैं ये सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव लॉ के बारे में डील करते हैं या फिर बातें करते हैं। कुछ ऐसे स्मृतिज हैं जैसे आपका प्रसार स्मृति, तो प्रसार स्मृति जो है वो डील करता है आपका कुछ कुछ पॉजिटिव चीज़ों को लेकर के। नेक्स्ट अगर हम देखें यहाँ पे जो हम लोगों ने भी मनुस्मृति बात किया और दूसरा में हम लोगों ने बात किया अजना वाल्क्य स्मृति, तो ये हमारा अजना वाल्क्य स्मृति जो है वो बताता है एक प्रकार से लिस्ट के बारे में। और 20 लिस्ट में जो है 20 संतों के बारे में कहा जाता है, हु आर लॉ गिवर्स, जो लॉ को दिए हैं। जिसने मान लीजिए कि स्मृति में जो भी लोगों ने मनुस्मृति में जो भी या फिर यूँ कह लीजिए कि जयवांका में है ना, आजना वाल्क्य स्मृति में जो भी चीज़ें दिया गया है इसमें से हमारा 20 संतों के बारे में बताया गया, जो आपका धर्मशास्त्र जो प्रयोजन करता हो जो तो होते हैं एक प्रकार से, उनके बारे में कहा गया है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मनु है, अत्रि है, विष्णु है, हरिता है, ये तमाम जो हैं सारे संतों के नाम हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कि अकॉर्डिंग टू द मिताक्षरा दिस लिस्ट इज ओनली इलिस्ट्रेट नॉट एग्जॉस्टिव, एक प्रकार से कहा जाता है कि ये सिर्फ यहाँ पे एक प्रकार से लिस्ट दिया गया है, ना कि इसका पूरा का पूरा विस्तृत रूप दिया गया है। किसमें, तो मिताक्षरा में। हम लोग जब स्कूल पढ़ेंगे स्कूल ऑफ हिंदू लॉ, तो उसमें मिताक्षरा के बारे में पढ़ेंगे, तो हम लोग वहाँ पर भी देखेंगे। ऑल स्मृतिज हैव देयर सोर्स इन द वेदास सेव दोज पोर्शन दैट डील विद द टेम्पोरल एंड विजिबल मटेरियल्स। कहने का सेंस ये है कि जितने भी हमारे पास स्मृतिज हैं वो कुछ ना कुछ सोर्स को रखते हैं वेदास का, और वह सेव भी करते हैं वेदास के। मतलब कहने का सेंस ये है कि जो भी स्मृति है वो फॉलो करते हैं वेदास को। इसका मतलब है कि वेदास सबसे ऊपर में है, उसके बाद हमारा स्मृति है, और स्मृति जो है एक प्रकार से फॉलो करता है उस आपके वेदास के सोर्स को, और वो बताता है कि किस तरह का टेम्पोरल के बारे में या फिर विजिबल मैटर्स के बारे में तमाम चीज़ें। नेक्स्ट यहाँ पे कि इफ़ ए स्मृति इज़ ए कॉन्फ्लिक्ट, सपोज कीजिए कि समटाइम क्या है कि स्मृति जो लिखा हुआ जो चीज़ें हैं और जो चीज़ें याद है लोगों का, और मान लीजिए कि स्मृति का मैंने क्या बोला, व्हाट आर रिमेंबर्ड, इसका मतलब होता है कि याद जो चीज़ें हैं, अगर कॉन्फ्लिक्ट हो जाए किसके किसके बीच में, वेदा के बीच में और स्मृति के बीच में, तो इस केस में सुपर कौन होगा, तो यहाँ पे कहा जाता है कि इट मस्ट बी रिजेक्टेड एज बीइंग नॉट फाउंडेड ऑन रिवेलेंस। कहने का मतलब है कि स्मृति अगर मान लीजिए उस चीज़ों को देखा जाए कि स्मृति की जो चीज़ें हैं और वेदास के साथ में जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो यहाँ पे स्मृति को रिलीवेंट नहीं माना जाएगा बल्कि वेदास को माना जाएगा। इफ़ देयर इज़ द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूल ऑफ वन स्मृति एंड रूल ऑफ अदर स्मृति, यहाँ पे आप दो स्मृति के बीच में ही अगर लड़ाई हो जाए, कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो वहाँ पे दे बोथ आर रिकॉन्सिलेड, उस टाइम क्या होगा कि दोनों को एक प्रकार से रिकॉन्सिल्ड किया जाएगा। इफ़ इट इज़ नॉट पॉसिबल, अगर ये पॉसिबल नहीं है, देन द मनुस्मृति शैल प्रिवेल, उस वक्त क्या होगा कि मनुस्मृति को ही सबसे प्रथम में रखा जाएगा और वही रूल करेगा, उसमें जो भी बातें कहा गया होगा वही चीज़ों को कंसिडर किया जाएगा। यहाँ पे कहा जाता है कि अजना वाल्क्य स्मृति इज नेक्स्ट टू मनुस्मृति, मनुस्मृति के बाद अगर देखा जाए आपका यहाँ पे जो बात है, तो उसके बाद सीधा सीधा हमारे पास आता है अजना वाक्या इन ऑर्डर ऑफ द ऑथोरिटी। तो सबसे पहले यहाँ पे बात है कि मनु स्मृति से पहले हमारा अजना वाक्य आता है। तो यहाँ पे कहा जाए इफ़ देयर इज एनी कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द रूल ऑफ अजना वाक्य स्मृति एंड एनी अदर स्मृति
एक्सेप्ट मनुस्मृति, इस मनुस्मृति नहीं, मनुस्मृति आगे है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि द रूल ऑफ अजनावांक्य स्मृति शैल बी प्रिवेल। तो इस केस में क्या होगा कि मान लीजिए, सपोज कीजिए कि अजनावांक्य स्मृति में जो बातें कहा गया है और किसी दूसरे स्मृति के साथ बातों को कोलाइड हो गया, तो उस वक्त हमारा अजनावांक्य की जो बातें कहा गया है वो बातें प्रिवेल होगा, बाकी स्मृति में जो बातें कहा गया उसको वहाँ पे रिवील कर दिया जाएगा। ये बात को ध्यान रखना है, क्योंकि मनुस्मृति के बाद सीधा हमारा सेकंड पोजीशन पर ये है। अगर मनुस्मृति को छोड़ करके यहाँ पे एक्सेप्ट जो लिखा हुआ है देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर हम बात करें दोस्त कि स्मृति के बारे में, तो स्मृति आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। पहला है हमारा धर्म सूत्र और नेक्स्ट है हमारा धर्म शास्त्र। हम लोग देखते हैं कि स्मृति आर रिटन आइदर इन वर्स, वर्स का मतलब होता है श्लोक, या फिर इन प्रोस, प्रोस में लिखा गया है, या फिर मिक्स्ड है दोनों का, प्रोस और वर्ब का। तो समझ लीजिए कि जब भी चीज़ें, हम कोई भी चीज़ों को लिखते हैं स्मृति वगैरह को याद रखने के लिए, तो सेंस ये होता है हमारा लिखने के कि या तो श्लोक के फॉर्म में लिखें या फिर प्रोस के फॉर्म में लिखें, या फिर श्लोक के साथ साथ हम प्रोस के वर्ब में दोनों को साथ में लिख सकते हैं। तो धर्म जो बात करता है, धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र जो है हमारा वो श्लोक में लिखा हुआ है, ये बात इसीलिए हम लोग बोलते हैं, इसको बोलते हैं धर्मशास्त्र। और इस तरह की चीज़ों को आप देख सकते हैं कि मनु जो है आपका, या फिर अजनावाल्क्य जो है, नारदा है, कात्यायन है, और ये आपका बृहस्पति है। तो ये तमाम जो आपका है धर्मशास्त्र को, और धर्मशास्त्र लिखा किस में जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, वर्स में यानी श्लोक में लिखा जाता है। और यहाँ पे इसी में डिफरेंस आप देखिए कि धर्मसूत्र जो लिखा जाता है वो आपका प्रोज में लिखा जाता है, एक प्रकार से स्टोरी टाइप से, या फिर प्रोज और वर्ब से दोनों कंबाइंड्स में लिखा जाता है, उसे बोलते हैं धर्मसूत्र। और इसमें आप देख सकते हैं कि गौतम, उसके बाद बोधायन, और यहाँ पे वशिष्ठ, ये आपको देखने को मिलेगा जो आपको स्मृति के रूप में। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि धर्म सूत्र आर अर्ली इन एज एज कंपेयर टू धर्म शास्त्र। अब देखिए, जो हमारा यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा दोस्त, दो चीज़ें देखा, एक तो हमारे श्लोक में लिखा हुआ जिसको बोलते हैं कि धर्मशास्त्र, और दूसरा में हमारे पास है धर्म सूत्र। तो यहाँ पे श्लोक में लिखा गया शॉर्ट श्लोक जो होता है बहुत छोटे वाक्य में होता है और सारी बातों को कंटेंट किया जाता है, लेकिन उसके पहले कुछ थ्योरी और लंबे प्रोज में लिखा हुआ चीज़ें होता है, जो कि यहाँ पे देखिए प्रोज में लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हमारा कौन आया, धर्म सूत्र आया, उसके बाद धर्मशास्त्र। यहाँ पे यही बात कहा जा रहा है कि धर्म सूत्र आर अर्ली, ये सबसे पहले है किसके कंपेयर में, तो धर्मशास्त्र, धर्मशास्त्र के कंपेयर में। आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारे पास तीसरा में कमेंटेटरी एंड डाइजेस्ट के बारे में। कमेंटेटरी का मतलब होता है कुछ टिप्पणियाँ, या फिर डाइजेस्ट का मतलब कुछ संग्रह के बारे में, कि क्या हमारा हिंदू लॉ का सोर्स है इसमें, कि इट हैज़ ऑलरेडी बीन मैंशन दैट स्मृति आर मेनी। अभी हम लोगों ने पहले देखा कि स्मृति बहुत सारे हैं और तमाम चीज़ों में अलग अलग बातें हिंदू सोर्स को लेकर के है, बट ऑल द लॉज आर नॉट मैंशनड इन एवरी स्मृति। लेकिन सभी जो लॉ है वो आपका मनुस्मृति या फिर आपका अजनावांक्य जिसमें है आपका, उसमें जो हम लोगों ने यहाँ पे भी देखा इसके पहले, ये जो हमारा है अजनावाल्क्य स्मृति, ये दोनों में अगर मान लीजिए कि बहुत सारी जैसे सोर्स हैं, बहुत सारी बातें हैं जो ऑलरेडी मेंशन नहीं हो पाता है, या फिर सारी बातों नहीं है मेंशन, तो उसके बारे में हम लोग अब आगे देखते हैं कि कमेंटेटरी में या फिर डाइजेस्ट में देखने को मिलता है। तो समटाइम देयर आर द इनकंसिस्टेंट बिटवीन द प्रोविजंस ऑफ वन स्मृति एंड द प्रोविजंस ऑफ द अदर स्मृति। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि कुछ इनकंसिस्टेंट होता है दो स्मृति के साथ में, दो स्मृति के साथ में इनकंसिस्टेंट बातें होती, तो लोगों को यहाँ पे कमेंटेटरी या फिर जो अच्छे थॉट रखने वाले या विचारक लोग हैं, तो उन लोग क्या करते हैं कि दोनों में अगर कोई चीज़ें को कॉन्फ्लिक्ट है तो दोनों को बातों को पढ़ करके कुछ अपना थॉट देते हैं, कुछ कमेंट करते हैं, या फिर कुछ डाइजेस्ट लिख देते हैं। डाइजेस्ट का मतलब कुछ अपना मैगजीन्स टाइप से लिख देते हैं, तो उसमें उसका भी सोर्स माना जाता है हमारा हिंदू लॉ का। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र को लेकर के क्या है, धर्मशास्त्र राइटर्स ट्राइड टू रिकॉन्साइल, कहने का मतलब है जो भी डिस्प्यूट है, मान लीजिए दो स्मृति के बीच में, तो उसको क्या करते हैं, जो धर्मशास्त्र का जो लिखने वाले जो लोग थे वे लोग उसको समाधान करने की कोशिश करते हैं। दिस कन्फ्लिक्ट टेक्स्ट ऑफ द स्मृतिज और लॉ कंटेंट इन दोज स्मृतिज, और जो भी दोनों स्मृति में जो लॉ कंटेंट है उसके बारे में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उसको समाधान करने की भी कोशिश करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कि दीज लर्न कमेंटेटर एंड डाइजेस्ट राइटर्स आइदर commented on particular smriti or made digest on the entire body of the
स्मृति मटेरियल, कहने का सेंस यहाँ पे कि जो कमेंटेटर हैं या फिर जो डाइजेस्ट लिखने वाले हैं, तो ये लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर स्मृति को पढ़ करके या फिर उसके पर्टिकुलर चीज़ों पर वो कमेंट भी करते हैं, या फिर क्या करते हैं कि एक अपना डाइजेस्ट भी बना देते हैं। आप मतलब कहने का मतलब है कि कोई मैगजीन वगैरह भी बना करके, कुछ शॉर्ट्स बना करके इंटायर बॉडी को जब पढ़ लेते हैं स्मृति को, उसके बाद बनाते हैं इन सब चीज़ों को। क्योंकि कोई चीज़ों को क्रिटिसाइज करना है, उसके बारे में बताना तभी संभव है जब चीज़ों को पढ़ेंगे, दो दो चीज़ों में जब कोलाइड हो रही बातों को, कॉन्फ्लिक्ट हो रही है तो। द राइटर मॉडिफाइड, अब राइटर्स जो है मॉडिफाई भी करते हैं या फिर सप्लीमेंटेड करते हैं रूल्स इन द स्मृति, जो भी रूल्स हमारा स्मृति में दिया गया उसको लेकर के। बाय पार्ट मीन दे आर द रीजनिंग एंड देयर इन द पार्ट द लाइट ऑफ द यूज ऑफ द ग्रोन अप। देखिए कहने का सेंस ये है कि मान लीजिए किसी भी तरीके का अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया है दो स्मृति के बीच में, तो सही क्या है नहीं है, तो उसमें कमेंट भी किया जा सकता है। तो वही कमेंटेटरी के बारे में कहा जा रहा है कि दोनों चीज़ों को पढ़ करके, समझ करके, अंडरस्टैंड करके, लर्न करके, उसके बाद कमेंट्स करना है, उसके बाद बताना है। और उसमें क्या करते हैं, ये जो आपके डाइजेस्ट राइटर हैं ये लोग लिखते हैं और साथ साथ में इसको जो भी चीज़ें प्रैक्टिस में है, जो भी यूजेज हैं, उसको लाइट में रख करके ही चीज़ों को आगे बढ़ाया जाता है। आगे कहा जाता है कि कमेंटेटर एंड डाइजेस्ट राइटर सपोर्ट, ये सॉरी परपोर्ट का मतलब होता है उनका विशेष, वो चाहते क्या है, उनका ऑब्जेक्ट क्या है। वो चाहते हैं कि टू एक्सपॉन्ड द लॉ ऑलमोस्ट एक्सक्लूसिवली with reference to the text, the smriti, which are supposed to be only the interpreted by them। कहने का सेंस ये है कि जब कभी भी कमेंटेटर या फिर डाइजेस्ट राइटर जब लिखते हैं, तो कुछ कोई भी चीज़ों को वो जब तक वो पढ़ते हैं, उसके बाद वो उनका इच्छा होता है कि चीज़ों को एक्सपॉन्ड करें, बड़ा करें, लोगों को अच्छे से समझाएं और उसको एक्सक्लूसिवली तरीके से लिखा जाए। और उनका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि सारी चीज़ों को पढ़ करके और उसको अच्छे से इंटरप्रेट किया जाए, समझा जाए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि द कमेंटेटर वाइल प्रोफेसिंग टू इंटरप्रीट द लॉ, जब मान ली कमेंटेटर या फिर जो भी डाइजेस्ट वाले हैं, ये अगर कोई भी चीज़ों को इंटरप्रीट करते हैं, तो वो पहले प्रोफेस जो करने वाले लोग हैं, तो इंटरप्रीट करते हैं, तो वो ले डाउन करेंगे सारी चीज़ों को, पढ़ेंगे स्मृतिज को और इंट्रोड्यूस कराएंगे चेंजेस में कि इसमें क्या चेंजेस अभी प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है। मतलब जैसे देखिए कोई भी चीज़ें होता है, तो एक तो पहले हमारा वेदास में लिखा हुआ है, फिर हमारा स्मृति में है, फिर इन तमाम चीज़ों को लेकर के सारे रिफाइंड होते रहते हैं चीज़ों को चलते हुए आगे एक लंबे समय से साथ में। और बाय द पीपल, अभी जो प्रैक्टिस किया जा रहा है लॉ को, उसके बारे में भी देखना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर यहाँ पे दिया हुआ है कि प्रेग्नेंट इंस्टेंट, एक प्रकार से देखा जाए तो एक हालिया या फिर एक प्रकार से समझ लीजिए कि मार्मिक या फिर बड़े ओहदे पर आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर में ऑफ दिस फैक्ट, इस संदर्भ में कि इज टू बी फाउंड इन द डिस्कशन ऑन द वैलिडिटी ऑफ मैरिज विद ए मैटरनल सिस्टर। आप देखेंगे कि साउथ इंडिया में आपको देखने को मिलेगा कि मैटरनल सिस्टर के साथ में लोग शादी करते हैं। हम लोग के यहाँ पे तो आपका नहीं चलता है, झारखंड, बिहार, यूपी, बंगाल इस सब में, कि लेकिन आप साउथ में देखेंगे कि मैटरनल सिस्टर के साथ अगर शादी करते हैं तो उसको वैलिड माना जाता है। तो वही चीज़ों को बताया जा रहा है कि जो भी डाइजेस्ट को राइटर हैं या कमेंटेटर हैं, वे इन सब चीज़ों को भी रीड करते हैं, समझते हैं। तो वे बोलते हैं कि कमेंटेटर एंड डाइजेस्ट राइटर्स ऑफ साउथ इंडिया सपोर्ट, ये सपोर्ट करते हैं क्या चीज़ को, वैलिडिटी ऑफ द मैरिज ऑफ आपका मैटरनल सिस्टर के साथ में। तो इन सब चीज़ों को भी यहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि कंपोज्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया नंबर ऑफ दिस कमेंट्री। अगर देखा जाए कि इंडिया में अलग अलग इस तरह की चीज़ों को आपको कमेंट्रीज देखने को मिल सकता है, डाइजेस्ट देखने को मिलता है। और गेंड एक प्रकार से पाते हैं हम लोग, क्या पाते हैं कि यहाँ पे इसका ज़्यादातर डोमिनियन है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरीके की चीज़ों को, और चीज़ प्रैक्टिस भी किया जाता है और एक्सेप्ट भी किया जा रहा है सोसाइटी के जो आपका प्री इमिनेंट अथॉरिटी था पहले से, तो उसे भी एक्सेप्ट किया जा रहा है। जैसे कि अभी हम लोगों ने देखा कौन सा एग्जाम्पल, तो मैटरनल सिस्टर के साथ मैरिज वाला वैलिड को लेकर के। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्री डिफरेंट वर्क कैम टू बी रेफर्ड टू इन एज द चीफ गाइड ऑन लॉ। अब देखिए समय के साथ में क्या होता है, कंट्री के ऑल ओवर वर्ल्ड, ऑल ओवर इंडिया में अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ों का रेफरेंस देखने को मिलता है और वो पिक्चर में आते हैं, और उसे भी एक प्रकार से मुख्य रूप से गाइड के रूप में हम लोग उसको कंसिडर करते हैं ताकि लॉ मेकिंग में वो सब काम आ सके।
यहाँ पे इसी सब चीज़ों को लेकर के देखा जाता है कि जब जो चीज़ें प्रैक्टिस किया जा रहा है तो अलग अलग जगह पे अलग अलग चीज़ें हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट में हम लोग जो वीडियो में पढ़ेंगे ना दोस्तों, उसमें पढ़ेंगे हम लोग की स्कूल ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। तो कहा जाता है कि इस तरह की चीज़ें जब सामने आता है कि इंडिया में अलग अलग जगहों पे अलग अलग चीज़ों को प्रैक्टिस किया जा रहा है कहीं पर, तो उन तमाम चीज़ों को लेकर के अलग अलग थाउट्स आते हैं, तो अलग एक हिंदू लॉ का एक स्कूल भी यहाँ पे क्रिएट हो जाता है, जो कि बोलते हैं हम लोग पहला मिताक्षरा स्कूल, दूसरा है हमारा दया भागा स्कूल। तो दोनों स्कूल में डिफरेंस क्या है और क्या सेंस कहता है, इसको समझेंगे हम लोग आगे चल करके भी। लेकिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो तरीके का यहाँ पे स्कूल की बात कहा जा रहा है, मिताक्षरा और दया भागा स्कूल ऑफ हिंदू लॉ। कमेंटेटर्स जो हैं या फिर कमेंट्री जो करते हैं, जो बताते हैं, जो लिखते हैं, जो टिप्पणी करते हैं और जो डाइजेस्ट को लिख रहे हैं, हैव इन इफेक्ट सुपरसीडेड द स्मृतिज इन वेरी लार्ज मेजर्स। कहने का सेंस ये है कि जो भी कमेंट्रीज हैं, जो भी बातें उभर करके आता है स्कूल ऑफ हिंदू लॉ से और डाइजेस्ट के माध्यम से, तो ये क्या करता है, सुपरसीड करता है किसको, तो स्मृतिज को। जो भी स्मृति में बातें कहा गया है उसको ज़्यादातर ये क्या करता है, ओवरलैप करता है जो प्रेजेंट टाइम में जो कमेंट्रीज हैं, जो डाइजेस्ट है उसको, और ये बड़े मात्रा में ये चीज़ों को कवर करता है। एक यहाँ पे केस लॉ अगर आप देखें तो यहाँ पे कहा जा रहा है आत्मा राम वर्सेस बाजीराव का जो केस है, इसमें क्या कहा गया था इस केस में ये कहा गया था कि जो भी प्रीवी काउंसिल कहने का मतलब है जब हमारा इंडिया एक प्रकार से कॉलोनी था आपका ब्रिटेन का, ब्रिटिशर्स का, उस टाइम जो भी लॉ बनाया गया था तो वहाँ पे जो प्रीवी काउंसिल था वहाँ से ये इम्फेसाइज था, वहाँ से ये इम्पावर्ड था। तो लेट डाउन ये क्या कहते हैं कि इन द केस ऑफ कन्फ्लिक्ट बिटवीन द एंशियंट टेक्स्ट राइटर्स एंड द कमेंटेटर्स, सपोज कीजिए कि जो भी कमेंटेटर्स थे या फिर जो पहले से टेक्स्ट राइटर थे, इन लोगों के बीच में अगर किसी भी तरीके का कॉन्फ्लिक्ट होता है दोस्त, तो उस टाइम कहा जाता है कि द ओपिनियन ऑफ द लेटर मस्ट बी एक्सेप्टेड। जो बाद का ओपिनियन है, जो प्रेजेंट का ओपिनियन है, उससे ज़्यादा एक्सेप्ट दिया जाएगा, उसे तवज्जो दिया जाएगा। इसका सेंस कहने का मतलब ये हुआ कि जो कमेंटेटर्स कह रहे हैं या फिर जो राइटर्स बोल रहे हैं और जो प्रेजेंट टाइम में जो चीज़ों को प्रैक्टिस किया जा रहा है, जो यूजेज में है, रिचुअल्स हो, कस्टम्स हो, तो उसको प्रिविलेज ज़्यादा दिया जाएगा, ना कि आपका एंशियंट में क्या ओपिनियन था उसको नहीं कंसिडर की। और ये केस आपको कहाँ पे देखने को मिल रहा है, किस केस में, आत्माराम वर्सेस बाजीराव केस में, और ये प्रीवी काउंसिल के द्वारा इम्फेसाइज किया गया था। अब तो सुप्रीम कोर्ट हम लोग कहेंगे आज़ादी के बारे में, तो ये सब प्रीवी काउंसिल के बाद पहले का है। नेक्स्ट यहाँ पे देखें कस्टम, कस्टम को लेकर के क्या सोर्स है हमारा, कस्टम भी एक प्रकार से सोर्स ऑफ हमारा हिंदू लोग का है। कस्टम को लेकर के दोस्त अगर मैं आप बात करूं आप लोगों से, तो कस्टम के बारे में आप लोग जानते होंगे कि कस्टम का परिभाषा या फिर इसके बारे में जो भी चीज़ कहा गया है वो आपका आर्टिकल 22 के कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया है कि जो भी चीज़ें होता है, रूल रेगुलेशंस, इस तमाम चीज़ों को भी एक पर से रिगार्ड इंपॉर्टेंट सोर्स होता है हमारा लॉ का। और इसमें प्रीवी काउंसिल इन, और इसमें आपका जो कलेक्टर है एक प्रकार से, जैसे हम लोग डीसी वगैरह बोलते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि कलेक्टर, कहाँ के कलेक्टर, तो आपका मदुरा का, और वर्सेस मुट्टू रामालिंगा, ये आपका 1868 का केस है। और इसमें क्या कहा गया था समझ लीजिए, प्रीवी काउंसिल ही बताएगा इस बात को, क्योंकि भारत आज़ाद होने से पहले की बात जो है, तो प्रीवी काउंसिल को लेकर के, तो कलेक्टर ऑफ कहाँ के थे, मदुरा का, और किसके वर्सेस था ये, मुट्टू रामालिंगा के वर्सेस में था 1868 ईस्वी में। क्या इसमें कहा गया है कस्टम को लेकर के, देखिए कस्टम को प्रैक्टिस करने को लेकर के जो भी बातें कहा जाता है कि अंडर द हिंदू सिस्टम ऑफ लॉ द क्लियर प्रूफ ऑफ यूजेस, वहाँ पे क्लियर प्रूफ होना चाहिए यूजेस का, विल आउटवेज, वो ज़्यादा अपने आप में तवज्जो रखता हो, इन रिटन टेक्स्ट ऑफ द लॉ जो भी लिखा हुआ उससे ज़्यादा वो यूजेस में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता हो, तो उसके हम लोग कस्टम बोल सकते हैं। यहाँ पे कस्टम होने का जो एप्लीकेबल है, क्या क्या होना चाहिए, तो कस्टम होने का सेंस ये है कि वो मस्ट बी एंशियंट, पहले एंशियंट होना चाहिए, या फिर सर्टेन एंड यूनिफॉर्म होना चाहिए। नेक्स्ट में यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें कस्टम होगा वो कंटिन्यूस प्रैक्टिस में हो, और ये नहीं होना चाहिए, शुड नॉट इमोरल, वो अमानवता नहीं होना चाहिए, या अगेंस्ट नहीं होना चाहिए पब्लिक पॉलिसी का, और ये भी नहीं होना चाहिए कि वो अनरीजनेबल हो, है ना, आपका आर्बिट्ररी तरीके से चीज़ें ना हो, है ना। और नेक्स्ट यहाँ पे कहा जा रहा है कि ये भी कि अपोज करता हो स्टैट्यूटरी लॉ का, जो भी कानून बनाया जाता है स्टैट्यूटरी के माध्यम से, लेजिस्लेशन के माध्यम से, उसका भी अपोज ना करता हो, तो उसे हम लोग कस्ट, क्योंकि आर्टिकल 22 में जो भी आर्टिकल 12 में क्या कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूशन का, कि वो तमाम चीज़ों को लॉ माना जाएगा, 13 के अंदर, 12 बता रहा हूँ, 13 के अंदर जो भी चीज़ लॉ के बारे में जो कहा गया है,
12 में तो स्टेट का परिभाषा है, पहले भी मैंने 12 बोल दिया था जल्दी में। तो 13 के अंतर्गत जो दिया हुआ तो उसमें कस्टम की बातें भी कहा गया है। यहाँ पे देखिए कि द कोडिफाइड हिंदू लॉ हैज़ एब्रोगेटेड, जो भी हिंदू लॉ में जो भी चीज़ें कोडिफाई किया गया है तो उसको निरस्त किया जा सकता है। जो कोडिफाई किया गया है कब, जब कहा जाता है कि कस्टम्स इन मोस्ट ऑफ द मैटर्स एक्सेप्ट इन द मटेरियल व्हेन द कस्टम्स हैव बीन सेव्ड द एक्सप्रेस वर्ड। अब सेंस यहाँ पे समझिए, आप याद कीजिए कोई भी चीज़ों को, समझिएगा कि जब कभी भी हिंदू लॉ में कोई भी चीज़ों को कोडिफाई किया गया है तो उसे भी निरस्त किया जा सकता है अगर वो कस्टम एक प्रकार से अनरीजनेबल हो या फिर वो आपका लेजिस्लेशन के साथ इनकन्सिस्टेंट हो, तो इन तमाम चीज़ों को। बट वहाँ पे जो चीज़ें अगर वो प्रैक्टिस में है और वह चीज़ें अगर एक्सप्रेस करता है वर्ड के माध्यम से या फिर प्रैक्टिस के माध्यम से, बट वो कंसिस्टेंट है, अगर वो आपका लॉ के अकॉर्डिंग कंसिस्टेंट है तो वो आपके एग्जिस्टेंस में रहेगा। यहाँ पे कहा जा रहा है बट इन दोज मैटर वेयर द अनकोडिफाइड, जहाँ पे अनकोडिफाइड हिंदू लॉ है, अप्लाइड द प्रिंसिपल लॉ ले डाउन इन। इसमें एक भी केस है, कहने का सेंस ये हुआ जो पहले हम लोगों ने देखा था दोस्त, कि जो आपका प्रीवी काउंसिल के द्वारा जो जजमेंट दिया गया था, जो बताया गया था कि कलेक्टर ऑफ मदुरा वर्सेस मुट्टू रामालिंगा का जो केस था 1868 ईस्वी में, इसमें भी क्या कहा गया था कि फॉर कस्टम टू हैव, कस्टम होने का रीजन का पीछे का क्या है कि जब कभी भी किसी भी तरीके का अनरीजनेबल चीज़ों को ऐड ऑन किया गया हो कस्टम में तो वो आपका कलरेबल होना चाहिए, कलर में होना चाहिए। कलर कहने का मतलब है कि वो पिक्चर में आना चाहिए लॉ के सामने, और वो नेसेसरी है कि कोई भी पार्टी उसको क्लेम करे कि ये सही नहीं है, ये आपका सही से कस्टम नहीं है या फिर इसको प्रूफ नहीं होना चाहिए। तो इन तमाम चीज़ों को, चाहे वो एंशियंट का हो या सर्टेन रीजनेबल हो, तो इन तमाम चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पे क्लेम किया जा सकता है। और कस्टम कहने का सेंस यही तो हुआ कि मान लीजिए कोई चीज़ों का रिचुअल प्रैक्टिस या फिर कोई कस्टम हमारा प्रैक्टिस में है और वो मान लीजिए कि अनरीजनेबल है, तो उसके लिए तो क्लेम तो करना पड़ेगा। जब तक क्लेम नहीं करेंगे तो उसका आपका जुडिशियल रिव्यू कैसे होगा, और नहीं होगा तो देखिए अभी मैंने बताया कि एंशियंट हो चाहे सर्टेन हो या फिर कोई रीजनेबल, ये चीज़ होना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे कि एक यहाँ पे केस है आपका जो देखने को मिलेगा कि डॉक्टर सूरजमणि स्टेला कुजूर वर्सेस डीसी हांसदा 2001 का केस है जो आपका देखने को मिल रहा है यहाँ पे। इसमें क्या कहा गया था, और एक और भी केस है यहाँ पे जो रतनलाल बाबूलाल, उसके बाद चुन्नीलाल, है ना, सामसुका वर्सेस सुंदरबाई गोवर्धन दास सम सुका। और इसमें भी जो 2017 का केस है, इसमें जो जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, अपेक्स कोर्ट के द्वारा, क्या कहा गया था कि कंटिन्यूटी होना चाहिए कोई भी कस्टम का, सर्टेनिटी होना चाहिए, लॉन्ग यूजेस लंबे समय से प्रैक्टिस में हो, और रीजनेबिलिटी होना चाहिए। क्योंकि देखिए जब भी कभी अनरीजनेबल चीज़ें होगा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दी जाएगा। तो इन तमाम चीज़ों को बताया गया है, तो इसे आप यहाँ पे इस केस लॉ को याद रख सकते हैं एग्जाम में लिखने के लिए, और ये तमाम चीज़ों को, ये वैलिड कस्टम होनी चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि कस्टम जो है हमारा डेरोगेशन ऑफ हिंदू लॉ कैन नॉट बी इनलार्ज बाय द पार्टी ऑफ तो रीजनेबल। सपोज कीजिए कोई भी ऐसा कस्टम हो जो हमारा रीजनेबल नहीं हो और वो क्या कर रहा है, डेरोगेट कर रहा हो हिंदू लॉ को, तो वह कस्टम को नल एंड अवॉइड माना जाएगा और उसे कंसिडर नहीं किया जाएगा। सीधी सी बात है कि जो भी लेजिस्लेचर को वायलेट करता हो वो तो नहीं करेगा, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करता हो तो वो भी लॉ में ऐड नहीं हो सकता। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है दोस्त, एक सेकेंड, आपका पिक्चर मेरा हो गया है बड़ा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देख रहे हैं लेजिस्लेशन का क्या बोल रहा है कि इनेक्टमेंट ऑफ द लेजिस्लेशन ड्यूरिंग द एब्रोगेटिंग अमेंडिंग मॉडिफाइंग और रूल ऑफ द हिंदू लॉ। तो यहाँ पे समझिए कि क्या कहा जा रहा है कि जो भी चीज़ें लेजिस्लेशन के माध्यम से तो लॉ बनाने का तो अधिकार है अभी मॉडर्न सोर्स के रूप में। तो कभी पूछा जाए कि एंशियंट सोर्स और मॉडर्न सोर्स, तो मॉडर्न सोर्स में लेजिस्लेशन, जब हमारे पास पार्लियामेंट हाउस है, लेजिस्लेचर है, तो उसके थ्रू बनाया जाएगा। और ये कहा जा रहा है कि नो लॉन्गर डू, अब ये काम नहीं करेगा कौन, वी लुक द स्मृतिज एंड कमेंटेटरीज फॉर द हिंदू लॉज बट टू द लेजिस्लेचर। अब जो काम करेगा वो लेजिस्लेचर काम करेगा, क्योंकि लेजिस्लेचर इज द अल्टीमेट पावर टू मेक द लॉ और टू फॉर्मुलेट द लॉ, और यहाँ पे अमेंड भी कर सकते हैं तमाम चीज़ों को लेकर के। मोस्ट ऑफ द इनेक्टमेंट आर इन द डायरेक्शन ऑफ द रिफॉर्म ऑफ द हिंदू लॉ, और जो भी चीज़ें इनेक्ट किया जाता है वो हिंदू लॉ में एक प्रकार से अच्छे फॉर्म, अच्छे डायरेक्शन में किया जाएगा। सम ऑफ देम आर द सुपरसीडेड द हिंदू लॉ, और कुछ चीज़ों को जब इम्प्रूव किया जाता है तो सुपरसीड भी करता है हिंदू लॉज को। द हिंदू लॉज हैज़ बीन
सब्सिक्वेंटली चेंज्ड बाय द फॉलोइंग एक्ट्स, अलग अलग एक्ट्स के माध्यम से हमारा हिंदू लॉ भी चेंज होता रहा। यहाँ पे देख सकते हैं सारे हिंदू लॉ के बारे में आपको, यहाँ पे चाइल्ड मैरिज, आपका रेस्ट्रेंट एक्ट है, हिंदू इनहेरेंट एक्ट है, और यहाँ पे तमाम जो है लॉ आप देख सकते हैं जो भी बनाया गया है। हिंदू गेंड लर्निंग है, यहाँ पे द हिंदू वुमेन राइट्स प्रॉपर्टी एक्ट है, हिंदू मैरिज एक्ट है, द हिंदू सक्सेशन एक्ट है, और हिंदू एडॉप्शन एक्ट और मेंटेनेंस एक्ट है, हिंदू माइनॉरिटी गाइडेंशिप एक्ट है, और उसके बाद आपका प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006। तो यहाँ पे जो भी एक्ट देख रहे हैं आप, ये सारी चीज़ों को एक बार आप देख लीजिए, नोट डाउन भी कर लीजिए और समझ लीजिएगा। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़्यादा कवर करता है हमारा हिंदू लॉ को, वह हमारा हिंदू लॉ मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 जो अमेंड किया गया फिर 2005 में, और साथ ही साथ हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट जो है, ये हमारा ऑलमोस्ट सारा प्रोविजंस को कंसिडर करता है और सारे को रखता है ये हिंदू लॉ को बताने में, जस्टिफाई करने में। ये तमाम लॉ बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो हमारा हिंदू लॉ के लिए अब के मॉडर्न टाइम का जो सोर्स है ये तमाम चीज़ों को। नेक्स्ट है हमारा 6 नंबर में कि प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का मतलब मैंने क्या बताया था पहले कि यहाँ पे प्रीवियस जुडिशियल डिसीजन होता है, जो कि पूर्व में कोई भी डिसीजन अगर दिया गया तो वो भी एक प्रकार से लॉ की तरह से, प्रेसिडेंट की तरह से काम करता है। स्ट्रिक्टली स्पीकिंग अगर हम कहें बात यहाँ पे कि प्रेसिडेंट इज नॉट द सोर्स ऑफ लॉ, सोर्स ऑफ लॉ नहीं होता है इन द सेंस ऑफ विच द लेजिस्लेचर इज, लेजिस्लेचर के लिए या फिर एक प्रकार से सोर्स ऑफ लॉ नहीं हो सकता है जो भी प्रेसिडेंट या फिर जुडिशरी के द्वारा जो भी डिसीजन दिया गया है वह। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है कि बिकॉज द फंक्शन ऑफ द जज, जज का जो फंक्शन होता है वो सिर्फ कानून बनाने का नहीं होता है, बट उसका काम क्या होता है, उनका काम होता है इंटरप्रेट करने का लॉ का, द इंटरप्रेटिंग एंड अप्लाइंग द लॉ टू द पर्टिकुलर केस। और ये आपका प्रेसिडेंट यानी जज उसका काम होता है कि कोई भी चीज़ों को इंटरप्रेट करना, अप्लाई करना, और जो पर्टिकुलर लॉ केसेस है उसके बारे में लॉ को बताना। जज एक्सप्रेसली बाय द नेसेसरी इम्प्लीकेशन इनंशिएट व्हाट द लॉ, ये काम करते हैं कि क्या हमारा लॉ है, क्या लॉ किस तरह से काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, इन तमाम चीज़ों पर बात करते हैं आपका जुडिशरी, आपका जजेस। इनका काम लॉ बनाने का नहीं होता है। सब्सिक्वेंटली ये इसी तरीके से टेकन करते हैं, और साथ में ये कहा जाता है कि जो भी प्रेसिडेंट दिया जाता है कोर्ट के द्वारा, तो उसे एक प्रकार से गाइड की तरह से हो जाता है और इसे मानना पड़ता है अपने जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट होते हैं। सबऑर्डिनेट कोर्ट का मतलब है कि हाई कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दिया तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, लोअर कोर्ट हो गया, तो इन तमाम कोर्ट्स को उसके डिसीजन को प्रेसिडेंट को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी भी तरीके का अगर डिसीजन दिया है तो उस डिसीजन को भी मानना पड़ेगा नीचे के सारे कोर्ट को, ये बाइंडिंग हो जाता है मानना। जैसे यहाँ पे क्या कहा गया है कि जुडिशियल डिसीजन इज सोर्स ऑफ लॉ इन द सेंस दैट इज बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट। देखिए लेजिस्लेशन के लिए नहीं होता है बाइंडिंग, ऑब्जेक्टिव में याद रखिएगा जब कभी भी आप ध्यान रखें कि जब भी जुडिशियल रिव्यू का माध्यम, सॉरी जुडिशियल रिव्यू बताऊँ, जुडिशियल डिसीजन जब आता है तो ये आपके लिए लेजिस्लेशन के लिए सोर्स नहीं होता है, बट ये आपके सोर्स ऑफ लॉ होता है। लेकिन ये किस सेंस में होता है कि बाइंडिंग होता है एक बार सबऑर्डिनेट कोर्ट के लिए। और डिसीजन अगर सुप्रीम कोर्ट का आया है दोस्त, तो सुप्रीम कोर्ट या फिर प्रीवी काउंसिल के द्वारा है तो ये बाइंडिंग हो जाता है सभी कोर्ट के लिए। जब हमारा प्रीवी काउंसिल था उस वक्त की बात है, अब सुप्रीम कोर्ट है तो सभी कोर्ट के लिए, क्योंकि हमारा जुडिशरी सिस्टम क्या है, इंटीग्रेटेड है, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन को सभी कोर्ट को मानना पड़ेगा, ये इंटीग्रेटेड और इंडिपेंडेंट जुडिशरी है हमारे इंडिया में। यहाँ पे कहा जा रहा है कि नाउ देयर इज लार्ज बल्क केस ऑन द हिंदू लॉ। अब अलग अलग केसेस भी आ गए हैं, अलग अलग केसेस में जजमेंट भी है, आपका प्रेसिडेंट भी हैं। तो प्रेसिडेंट जो सेट किया गया उसको ग्राउंड देकर, कभी देखेंगे वकील वगैरह जो लड़ाई लड़ते हैं किसी चीज़ों को, तो प्रेसिडेंट को ग्राउंड देते हैं। दे हैव ऑलमोस्ट सेटल द लॉ, और ये तमाम चीज़ों को सेटल करता है। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग कि इन सच मैटर, इस मैटर में क्या होता है कि एक प्रकार से हमारा सपोर्ट के रूप में, सहारा के रूप में ये हमारा प्रेसिडेंट काम करता है, ओरिजिनल सोर्स ऑफ, बट नॉट नेसेसरी। द जुडिशियल डिसीजन हैव द अमेंडेड एंड अल्टर, और जो जुडिशियल डिसीजन है और इसे अमेंड भी किया जा सकता है किसके थ्रू दोस्त, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, शास्त्रिक हिंदू लॉ। और शास्त्रिक हिंदू लॉ क्या होता है, शास्त्रिक हिंदू लॉ एक प्रकार से कहने का मतलब कि एंशिएंट हिंदू लीगल सिस्टम से या ट्रेडिशनल हिंदू लीगल सिस्टम से उसको एक प्रकार से आप अमेंड भी किया जा सकता है, बट ग्राउंड क्या होना चाहिए, किसके थ्रू होगा ये, शास्त्रिक हिंदू लॉ के थ्रू मेनली। लेकिन वो जो भी चीज़ें प्रैक्टिस किया जा रहा है बट वो हमारा कस्टम होना चाहिए और अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, अनरीजनेबल नहीं होना चाहिए,
दैट दैट शुड बी कीप इन योर माइंड, बिकॉज इसके अलावा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पे मुख्य रूप से कहाँ पे अमेंड कर सकते हैं, तो स्त्री धन, देखिए यहाँ पे स्त्री धन के मामले में कर सकते हैं, एडॉप्शन कर सकते हैं एडॉप्शन के मामले में, और यहाँ पे कॉपरसेनरी के मामले में, कॉपरसेनरी प्रॉपर्टी के मामले में, पार्टीशन के बारे में, और एलिनेशन के बारे में, और साथ ही साथ ट्रांसफेरेंस के बारे में, डेट के बारे में, विल के बारे में, और इडोमेंट के बारे में, और एक गार्जियनशिप के बारे में। इन तमाम चीज़ों पर संशोधन किया जा सकता है। जो भी प्रेसिडेंट दिया गया है, जो भी डिसीजन दिया गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उसको उसको अमेंड किया जा सकता है, बट शास्त्रीय हिंदू लॉ के थ्रू। अब यहाँ पे इस तरह के चीज़ों को लेकर के एक यहाँ पे दिया गया है आपका केस लॉ को देख लीजिए क्या बोल रहा है कि डिसीजन ऑन द प्रीवी काउंसिल इन हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस एमएसटी बाबू मनु मुनराज लिखा हुआ है, ठीक है, बाबू मुनराज कुनवारी 1868 में जो आपका ये केस है, इसको क्या दिया गया था, कोर्ट ने इसको बताते हुए कहा कि हिंदू लॉ फॉर अबाउट द century until it had been amended by the provisions for the Hindu Minority एंड गार्जियनशिप एक्ट। क्या कहा जा रहा है दोस्त कि जो हमारा ये जो केस जो चलता हुआ आ रहा था 1868 में, और ये मुझे लगता है यहाँ पे जो कहा गया है कि एक सेंचुरी के बाद, बिल्कुल एक सेंचुरी के बाद, क्योंकि यहाँ पे 1956 देखिए तो ऑलमोस्ट 100 साल के बाद ये चीज़ों को क्या किया गया, अमेंड किया गया और किसके द्वारा किया गया, द प्रोविज़न ऑफ हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट के माध्यम से फिर अमेंड किया गया। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि जो भी चीज़ें आपका जुडिशियल डिसीजन है, जुडिशियल डिसीजन को हम लोग चेंज कर सकते हैं, बट ये शास्त्रीय हिंदू लॉ के माध्यम से होगा। और किन किन मैटर में हो सकता है, जैसे गार्जियनशिप वाले में हम लोगों ने देखा यहाँ पे केस में जो हमारे पास जो केस है प्रीवी काउंसिल के माध्यम से दिया गया था कि हनुमान प्रसाद पांडे वर्सेस एमएसटी जो आपका बैम्बू मुनराज कुनवारी का जो केस था, इसको हम लोगों ने अमेंड किया 1956 में, और इसको हम लोग अमेंड करते हुए 1956 में क्या लाया हम लोगों ने, हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट को लेकर के आया, और ये तकरीबन 100 साल तक, 1 सेंचुरी तक ये प्रिवेल करता रहा। आई होप ये सारी बातें सोर्स को लेकर के जो था आपको समझ में आ गया होगा। सोर्स को लेकर के जितना भी चीज़ें था इंपॉर्टेंट मैंने आपको करवा दिया है। अब आप लोग एक बार देखते रहिए और समझते रहिए। जो भी चीज़ समझ में आया हो तो ज़रूर कमेंट्स करके बताइए। फर्दर में नए वीडियो आप लोगों के साथ लाने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद आप सभी का।